नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लर्निंग मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि थोड़ा सा पॉलिटिकल है, लेकिन इसका मेन मेरा जो इंटरेस्ट जो है, मेन मोटिव जो है वो है आपका नेशनल सिक्योरिटी से इसको जुड़ के देखना। ठीक है, ठीक है। मैं एक नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ, जियो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, और आप सब भी इसी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोग समझेंगे मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बयानबाजी या फिर पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पे साफ सीधा मोटिव ये है कि ये जो इलेक्शन जो है, जो वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल, इन 4 स्टेट्स में जो हुआ, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के साथ कैसा इसका मतलब एक सांठगांठ है। और इसमें हमारा जनता जनार्दन का जो नेशनल कैरेक्टर जो जो मूड है, अल्टीमेटली मूड ट्रांसलेट्स इनटू नेशनल कैरेक्टर, और नेशनल कैरेक्टर जाके बनता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, और वही जाके अल्टीमेटली हमें जन्म देता है एक स्ट्रेटेजिक कल्चर का। ठीक है, एक देश का, एक राष्ट्र का स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या होता है। तो अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर ऑफ द पीपल। ठीक है, और आप सभी को पता है कि डेमोक्रेसी में इस चीज़ का कितना महत्व है। ठीक है, तो इसीलिए तो आप लोग मतलब इसको एक स्कॉलरली पर्सपेक्टिव से देखिएगा, एक नेशनल सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स के हिसाब से देखिएगा, ना कि इसको एक सिर्फ पॉलिटिकल एक कैंपेन की तरह। ठीक है, ओके। सो द टॉपिक इज mentioned here, the strategic significance of recent elections. Okay, so here's all about me. I'm Maxim Sinha. I'm an educator. I've done masters in history, then I have qualified UGC net exam for the paper Defense and Strategic Studies, and after that I have served as a research associate at the Center for Human Security Studies, and currently working as a research intern at USANA's Foundation. Okay, so that's about me. Okay, so शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड हियर। मैंने यहाँ पे मतलब एक ठोस बात कहा है, वो है इंडियन डेमोक्रेसी इज़ वाइब्रेंट एंड मैच्योर। वाइब्रेंट है और मैच्योर है। क्यों है? क्योंकि देखिए, वेस्टर्न मीडिया, खास तौर पे न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स और भी कुछ कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस है जो ये कह रहे थे कि हमारे मैंने इंडिया के जो ओपोनेंट जो है, अपोजिशन जो है, पॉलिटिकल अपोजिशन, दैट इज़ डेड। ठीक है, आई मीन ये बहुत अचरज सी बात है। मतलब ए मैन विथ बेसिक कॉमन सेंस कैन नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट। ठीक है, क्योंकि 2024 में जो इलेक्शन हुआ था, रिजल्ट जो हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि हमारा अपोजिशन का कितना स्कोर आया। ठीक है, तो अगर ये देख के अगर आप ये बोले कि इंडियन अपोजिशन, पॉलिटिकल अपोजिशन इज़ डेड, और आप ये बोले कि डेमोक्रेसी इज़ अ कर्स फॉर इंडिया, ठीक है, देन अब हम क्या ही कह सकते हैं। इनका यहाँ से इनका नज़रिया समझ निकल के आता है, इनका जो पर्सपेक्टिव जो है, इनका मोटिव जो है हिंदुस्तानी के लिए क्या है। ये देश जोड़ने वाली बात नहीं कहते, देश तोड़ने वाली बात कहते। ये हमेशा मॉडल ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया का जो क्रैक्स है उसको देखते हैं। ठीक है, इनको अगर आप कोई किताब दे दे पढ़ने के लिए, तो उस किताब में वो खोट ही निकालते रह जाएंगे, बजाय कि उस किताब में एक्चुअली है क्या, कंटेंट में कितना दम है। ठीक है, तो ये सब नेगेटिव लोग हैं। हमेशा इंडिया को क्रिटिसाइज़ करना ही मतलब इट्स वेरी कूल टू क्रिटिसाइज इंडिया, यू नो, वही लोग हैं ये लोग। इसलिए मैंने कह दिया कि इंडियन डेमोक्रेसी इज़ वाइब्रेंट एंड मैच्योर इनफ। क्यों? क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी में एक चीज़ है, हम एक ये कहते हैं कि प्याज के दाम को देख के हम लोग मतलब सरकार गिरा देते हैं। ओके, आई एग्री, इट हैड हैपेंड। लेकिन ये भी एक बात है कि इंडियन डेमोक्रेसी के लिए अगर कोई अल्फाज अगर यूज़ किया जाए, कोई परफेक्ट एक सेंटेंस हो, तो वो ये होगा कि ईदर परफॉर्म और पेरिश। या तो आप अच्छे से काम कीजिए, देश सेवा कीजिए, या तो आप निकलिए। हो सकता है कि आपको एक टेन्योर मिल जाए, 5 साल मिल जाए, लेकिन 10 साल के बाद और आपको नहीं मिलने वाला, आपको निकाल देंगे। ठीक है, पहली फुर्सत में निकल। तो वही चीज़ है, और वो हुआ भी है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर नेशनल सिक्योरिटी के अगर पर्सपेक्टिव से देखूँ, यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया है। एक है बंगाल बांग्लादेश कनेक्शन, एक है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, और दूसरा है रेडिकलाइजेशन इन केरला एंड एमके स्टालिन एंड इंक्लूसिविटी ऑफ इंडिया। ओके, एक एक पॉइंट को मैंने बारीक बारीक से चूज़ किया है, मैं अच्छे से समझाऊँगा। पहले देखते हैं बंगाल बांग्लादेश कनेक्शन। आप लोग ये मत सोचिएगा कि बंगाल बांग्लादेश कनेक्शन में मैं ये बोल रहा हूँ कि टीएमसी का कनेक्शन बांग्लादेश के बीएनपी के साथ या फिर जमात इस्लामी के साथ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इतना भी नहीं है, ये कह रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, अब इसको मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, वो बेहतर होगा।
या हियर इट इज़, ये स्लाइड आप अच्छी तरह से देखिए। ये जो वोट डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको आप अच्छी तरह से देखिए। हमारे बंगाल में जो सेफ्रन कलर का जो है वहाँ पे बीजेपी ने जीता है, ठीक है। सेफ्रन कलर रिप्रेजेंट्स द बीजेपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड द ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स टीएमसी। कहाँ पे हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप अच्छी तरह से देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और बांग्लादेश में जो देखिए, बांग्लादेश में जो ब्लू कलर का जो है दैट इज़ बीएनपी, और ग्रीन कलर का जो है वो दैट इज़ जमात इस्लामी, ठीक है। अभी आप सभी को पता है जमात इस्लामी किस लेवल का है और हाउ मच दे आर एंटी इंडियन, ठीक है। एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, ये जो बॉर्डर एरिया है, बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे मतलब बांग्लादेश का अगर वेस्टर्न बॉर्डर देखे और हमारा वेस्ट बंगाल का ईस्टर्न बॉर्डर विद बांग्लादेश, वहाँ पे देखे तो जमात इस्लामी का वहाँ पे पकड़ है, ठीक है। और जमात इस्लामी इज़ वेरी मच फेमस फॉर एंटी इंडिया रेटोरिक्स। इंडिया के खिलाफ अगर कुछ काम है तो ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ठीक है। यह है जमात इस्लामी का क्या कहते हैं खासियत या फिर इनका फीचर। ऐसे में आप देखिए कुछ कुछ जगह पे कांग्रेस टीएमसी का जीत हुआ है। जैसे कि ये दीजिए, मैं ब्लू मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर ये जो हिस्सा है यहाँ पे थोड़ा सा ही है और यहाँ पे थोड़ा सा ही है। अगर आप यहाँ पे देखें, जक्सटापोज अगर करके देखें तो ये कनेक्शन यहाँ पे बैठता है, ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आता है, ये भी कुछ हद तक आ जाता है इधर, ठीक है। और यहाँ का भी कुछ इधर आता है। तो 4 ऐसे जोन्स को मैंने आइडेंटिफाई किया जहाँ पे बॉर्डर के दोनों तरफ कुछ हद तक सिमिलर थॉट्स वाले लोग रहते हैं, कुछ हद तक। आई एम नॉट सेइंग दैट टोटली एब्सोल्युटली सेम, आई एम नॉट इक्वेटिंग में टीएमसी और जमात इस्लामी को समान नहीं कह रहा हूँ। आप लोग एक मतलब ये मत सोचिएगा, मैं कुछ हद तक सिमिलरिटी है, हालांकि टोटली एंटी होना चाहिए। सिमिलरिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ प्रोपागेंडा। ये बात सही मतलब गलत नहीं होगा, सही है कि बांग्लादेश से बहुत से घुसपैठियों को हिंदुस्तान लाया गया और ये मतलब टीएमसी के देख रेख में हुआ है, इसका सबूत भी है। और हाल तो इतना था कि टीएमसी वाज नॉट गिविंग प्रॉपर लैंड फॉर फेंसिंग टू बीएसएफ। जी हाँ, बीएसएफ को वो ज़मीन नहीं दी थी फेंसिंग करवाने के लिए। इसके लिए इसके पीछे क्या मोटिव है आप लोग कहना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग समझदार है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये एक बांग्लादेश और बंगाल का एक वोट डिस्ट्रीब्यूशन का कनेक्शन बैठता है, जहाँ पे ये आगे जाके एक नेशनल सिक्योरिटी इशू क्रिएट कर सकता था, ठीक है। लकीली अभी भी वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी क्या, अभी जो सरकार जो है वो सेंटर यहाँ पे स्टेट में जो हेड है वो दिस इज़ फ्रॉम ए पार्टी व्हिच एम्फसाइजेस ऑन नेशनल सिक्योरिटी वेरी मच, जो नेशनल सिक्योरिटी को काफ़ी, राष्ट्रीय सुरक्षा को काफ़ी मतलब सीरियसली लेते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वो कुछ राष्ट्र हित में करेंगे, ठीक है। हम लोग बस फिलहाल तो आशा ही कर सकते हैं, ओके। तो फिर से आते हैं पहला पॉइंट में। तो पहला पॉइंट मैंने समझा दिया, बंगाल बांग्लादेश का जो कनेक्शन जो है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा आपस एक अनकही अंडरस्टैंडिंग चल रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बहुत ही प्लान मैनूवर चल रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रेटेजिकली चल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस एक अनकही से अंडरस्टैंडिंग चल रहा है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी आप सबका क्या ख्याल आप लोग बोलिएगा। और दूसरा पॉइंट है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, देखिए ये बात आप सभी को पता है कि पता होगा भी, ये बहुत कॉमन सेंस वाला बात है कि सेंटर में जो पावर है, रूलिंग पावर जो है, और स्टेट में जो रूलिंग पावर है, दोनों अगर सेम पार्टी की अगर हो जाए, या फिर दोनों का अगर मतलब दोनों आपसी मतभेद अगर कम हो, जितना कम हो उतना नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छा है, ठीक है, उतना ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छा है। और ये बात तो सही है कि फ़िलहाल जो बीजेपी गवर्नमेंट जो है 2014 से ले लीजिए आज तक, ठीक है, टिल डेट उनका जो रवैया रहा है नेशनल सिक्योरिटी के लेके, वो पिछले जो गवर्नमेंट से उससे काफ़ी बेहतर है, ठीक है। लेकिन जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं अभी तक, इतना मैं ज़रूर मानूंगा, लेकिन बेटर देन अर्लियर एंड बेटर देन एनी अदर पार्टी इन दिस कंट्री, ठीक है। इतना मैं मतलब एज ए स्कॉलर में कह सकता हूँ, विथ प्रूफ एविडेंसेस, ठीक है। आप सब डिफेंस स्टडीज़ के छात्र हैं, सिक्योरिटी स्टडीज़ के फॉलोअर है, तो आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। इसमें कोई नया बात नहीं है, लेकिन जी हाँ, अप टू द मार्क अभी भी नहीं हुआ है, बट येस बेटर देन द प्रीवियस गवर्नमेंट्स एंड एनी अदर गवर्नमेंट इन एनी अदर स्टेट्स, ठीक है। तो जितना सेंटर स्टेट रिलेशन अच्छा होगा उतना नेशनल सिक्योरिटी का जो ढांचा जो है वो और भी मजबूत होगा, वो और भी तंदुरुस्त होगा, ठीक है। तो बॉर्डर फेंसिंग एक काम है जो काफ़ी बाकी है, ठीक है। तो टीएमसी ने तो दिया नहीं था, लैंड नहीं दिया था, और बहुत सारे ऐसे तमाम सारे
उनके खिलाफ बात आए थे। ठीक है, तो इसीलिए सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है ये और भी मजबूत होगा। जितना सेंट्रल स्टेट रिलेशन मजबूत होगा उतना अच्छा नेशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या कहते हैं एपरेटस जो है वो भी स्ट्रांग होगा। जैसे कि आप देख लीजिए असम में। ठीक है, असम में क्या होता है, जैसे कि मैं असम से हूँ, हम लोग देखते हैं ऑन ग्राउंड हमारे जो ऑनरेबल प्राइम चीफ मिनिस्टर जी है वो कितना काम कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो स्टेट का जो लीडर जो है वो जब नेशनल सिक्योरिटी के लिए कमिटमेंट देता है, ठीक है, और सेंटर से भी वैसा ही अगर कमिटमेंट आता है तब जाके जो नेशनल सिक्योरिटी जो है ना वो प्रॉपर एक ढांचा में आ जाता है, तब जाके वो प्रॉपरली एक चैनलाइज्ड वे में फंक्शन करता है। ठीक है, अदरवाइज नेशनल सिक्योरिटी ऑलवेज बिकम्स कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, ये था आपका बंगाल को लेके। अब आते हैं केरल पे। केरल में क्या है, रेडिकलाइजेशन इन केरला वो बहुत ही मतलब पीक लेवल पे था। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ मतलब जितने भी भारत के जितने भी हितैषी है, ठीक है, भारत देश के जितने भी हितैषी है और डिफरेंस स्टडीज़ और सिक्योरिटी स्टडीज़ के जितने भी मतलब छात्र हैं और प्रोफेसर जो हैं, उन सबको एक चीज़ अच्छा लगा होगा कि लेफ़्ट का यहाँ से पतन होना। ठीक है, ये एक ऐसा पार्टी है, ये एक ऐसा आइडियोलॉजी है, मैं पार्टी से ज़्यादा एक आइडियोलॉजी पे मैं विश्वास करूँगा। इट्स सच एन आइडियोलॉजी व्हिच ऑलवेज स्टूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी इंडिया। ठीक है, और एंटी हिंदू कल्चर। भारत का जो ऐतिहासिक जो परंपरा जो मतलब हेरिटेज जो है, इसको अगर अंग्रेजी में कहते हैं हेरिटेज जो है, दे हैड ऑलवेज बिन अगेंस्ट द हेरिटेज ऑफ इंडिया, द आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, और भारत के खिलाफ इनका जो काम है वो मतलब छुपा नहीं है। लेफ्ट का जो काम जो था मतलब इतना मतलब राष्ट्र हित के विपरीत में थे। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है रेड कॉरिडोर। ठीक है, रेड कॉरिडोर पशुपति से तिरुपति तक बोलते हैं ना, तो वही बात है यहाँ पे रेड कॉरिडोर। ठीक है, तो इसका समूल विनाश होना चाहिए। लेफ्ट एज एन आइडियोलॉजी, जिसका कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी, इट इज़ हिपोक्रेटिक इन नेचर। हिपोक्रेटिक क्यों है, मैं आप सभी को एक सिंपल सा बात में समझाता हूँ। टॉपिक से थोड़ा मैं भटक नहीं रहा हूँ, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये जो कम्युनिज्म जो है कहाँ से है, कार्ल मार्क्स से आया है। ओके, वेरी गुड। कार्ल मार्क्स ने दो वर्गों का बात किया है, बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट। ठीक है, ही ऑलवेज स्पोक फॉर दी प्रोलेटेरिएट्स। एंड व्हाट वाज ही ए प्रोलेटेरिएट? एब्सोल्युटली नॉट, ही वाज अ बुर्जुआ। वो बुर्जुआ थे। आप एक बार देखिए कार्ल मार्क्स को, वो अपने मतलब रोजी रोटी तो खुद कमाते नहीं थे। ठीक है, मैं तंज नहीं मार रहा हूँ, खुद तो नहीं कमाते थे, कहाँ से मिलता था उनको पैसा? उनको जो पैसा देते थे उनका खुद का एक इंडस्ट्री था मैनचेस्टर में। ठीक है, नाम आप सभी को पता होगा, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको पता ही है कौन देते थे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे हिपोक्रेट आदमी है। बट येस, आई एग्री दैट देयर आर सर्टेन ओकेशन, सर्टेन इंस्टेंसेस वे मार्क्स जो है उनका जो विचार जो है वो काफ़ी अच्छा आया है। अच्छा इन द सेंस वो मतलब असेसमेंट अच्छा कर पाए। ठीक है, जो कास्ट सिस्टम, कास्ट भी नहीं, हाँ एक्चुअली कास्ट माने वो पॉलिटिकल जो सॉरी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में उन्होंने जो बताया वो काफ़ी हद तक सही था। ठीक है, किस तरह से बुर्जुआ प्रोलेटेरिएट को मतलब खून चूस के खाएगा वगैरह वगैरह जो बोला है, आई एग्री टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। बट ओवरऑल द फिलोसॉफी ऑफ कम्युनिज्म इज़ वेरी मच हिपोक्रेटिकल इन नेचर। और ख़ास तौर पे भारत जैसे देश में कम्युनिज्म का होने का कोई सवाल ही नहीं बैठता, कोई सवाल ही नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि भारत की जो हमारी सभ्यता जो है ना, हमारी सभ्यता में ऑलरेडी कम्युनिज्म से बढ़कर है। ठीक है, हमारे जो मूल्य जो है, हमारा जो एथिक्स जो है, जो भी कह लीजिए आप, वो कम्युनिज्म से काफ़ी ऊपर के मतलब लेवल का है। तो वाई शुड वी रिजोर्ट टू एन आइडियोलॉजी व्हिच इज हिपोक्रेटिक इन नेचर? ठीक है, तो ये जो मार्क्सिज्म जो है ये भारत से इसका विनाश होना चाहिए और इसका पतन धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, ये एक इंडिकेशन है कि अब इनका समय आ गया। ओके, और जो लोग जो है वहाँ के वो भी तंग आ गए इनसे। ठीक है, रेडिकलाइजेशन इन केरल जो है, देखिए आप एक बार देख लीजिए आईसिस का जो जब एक हवा आया था पहले। ठीक है, ये तो वो लोग कह रहे थे कि केरल मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। क्यों? लैंग्वेज बैरियर। ओके, लैंग्वेज बैरियर ठीक है भाई, लेकिन जो केरल से जो रिक्रूट होकर जो मिडिल ईस्ट में वेस्ट एशिया में जा रहे थे, सऊदी में पकड़े गए थे, इराक में पकड़े गए थे। क्यों? आईसिस ज्वाइन करने के लिए। वहाँ पर कौन सा मलयाली चलता है? कौन सा मलयाली चलता है वहाँ पे? और जाने के बाद उनको समझ में आता है कि भाई उनके साथ तो बस धोखा ही हुआ ज़िंदगी में। ठीक है, तो वही बात है, रेडिकलाइजेशन जो है उस रेडिकलाइजेशन को उन लोगों ने करंट रूलिंग गवर्नमेंट जो था वो कुछ नहीं कर पाया।
उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाए। आप लोग तो देख सकते हैं, मूवीज़ में निकल के आ रहा है और भी अखबारों में खबर छप के आ रहा है कि रेडिकलाइजेशन किस पैमाने पे था और किस पैमाने पे अभी भी है। ठीक है। सो जैसे मैंने कहा था ना कि इंडियन डेमोक्रेसी इज़ वेरी वाइब्रेंट एंड मैच्योर। तो वहाँ पे मैंने कहा था कि इफ़ देर इज़ एनी सेंटेंस, कोई अल्फाज है, वो तो एक है कि परफॉर्म और पेरिश। तो परफॉर्म नहीं किया तो पेरिश, निकल जाओ। अभी इतने सालों से रह गए, क्या किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो कर नहीं पाए ढंग से। ये जो एक नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था, इसको लेकर तुम कुछ भी नहीं कर पाए। सो अभी निकल जाओ यहाँ से और किसी और को दे दो, जिसमें है दम हुआ कि वो करके दिखाए। तुम में नहीं है तो तुम निकल जाओ यहाँ से, साफ सीधी बात है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, देयर इज द एम.के. स्टालिन एंड इंक्लूसिविटी ऑफ इंडिया। तो इनका जो बयानबाजी था, एम.के. स्टालिन और उसका भी बेटा जो है, जो बयानबाजी जो कर रहे थे भारत के खिलाफ, एंटी इंडिया नहीं, सॉरी, एक्चुअली इट वाज एक्चुअली एंटी हिंदू रेटरिक्स दे वर मेकिंग। ठीक है। अच्छा, अभी जो यहाँ पे बात आता है कि इसको लेके कैसा बात आया, मतलब इसका क्या साठगांठ बैठता है। इंक्लूसिविटी, व्हाट डज इंक्लूसिविटी मीन्स? इंक्लूसिविटी मीन्स सबको एक साथ लेके चलना। ठीक है, सबको एक साथ लेके समान रूप से चलना। अगर इस पैमाने पे अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते रहे, ठीक है, तो ये तो इंक्लूसिविटी नहीं हुआ ना। द आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसका मेन ढांचा किस पे खड़ा है? इंक्लूसिविटी। ठीक है। अगर सिंपल सा ही बात है, इंडिया एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे सभी धर्म एक साथ रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे अगर आप एक्सक्लूसिव हो जाए, ठीक है, और इंक्लूसिविटी को ही आप मार दें, तो आप तो यू आर किलिंग द आइडिया ऑफ इंडिया। यू आर एब्सोल्युटली एंटी टू द आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, द आइडिया ऑफ इंडिया का जो मेन जो नींव जो किसके ऊपर है? इंक्लूसिविटी पर ही तो है ना। ठीक है, तो आप तो उसी के खिलाफ बैठ गए, तो इसीलिए तो परफॉर्म और पेरिश निकाल दिया आपको। सो यही है मेरा एक्चुअली असेसमेंट इन चारों स्टेट को लेके। ठीक है, और बाकी आप सबको कैसा लगा होगा, आप लोग कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये जो फ़ोटो है, ये जो मैप जो है मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, ये कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही से आप बंगाल का जो सिक्योरिटी डायनामिक्स जो है यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और ऐसा बात नहीं कि खतरा टल गया, खतरा और भी है और आता रहेगा। ठीक है, और ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी नेशनल लीडर जो हमारे भारत को लेकर जो उल्टा सीधा कहता है, ठीक है, एक था पहले विंस्टन चर्चिल और बाद में था जिन्ना। ठीक है, उनका चर्चिल ने ये कहा था कि इंडिया कैन नॉट सस्टेन मोर देन 5 years, और जिन्ना ने कहा था कि टू नेशन थ्योरी दिया था। हाँ, यस, टू नेशन थ्योरी के बाद उसका देश टिक नहीं पाया। और चर्चिल का जो था वो तो आप देख सकते हैं, इंडिया स्टिल थ्राइविंग, ओके, आफ्टर 7 decades ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, whereas he said that India can survive only for 5 years। ठीक है, तब नतीजा आपके सामने है। तो ये जो गोरे चमड़े लोग जो बाहर से जो बयानबाजी करते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली बोगस। ठीक है, उसका मतलब उस बात का कोई सर पैर नहीं है, और ज़मीनी हकीकत के साथ उनका कोई रूबरू नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसे अनाप शनाप बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जैसे मैक्सिम सिन्हा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।